चलो बाबू, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और देखिए आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है डिमोनिटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। ए बाबू का सुख दुख बतियाने लगते हो यार, पहले पढ़ाई करो। देखो आज हम लोग को पढ़ना है विमुद्रीकरण। क्या पढ़ना है? विमुद्रीकरण पढ़ना है। तो बात ना करते हुए मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिमोनिटाइजेशन। डिमोनिटाइजेशन समझ में आया? डिमोनिटाइजेशन आखिर होता क्या है? विमुद्रीकरण आखिर होता क्या है? आपसे अगर कोई सवाल कर दे कि विमुद्रीकरण होता क्या है, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न था ये। साधारणतः आप इसको नोटबंदी भी कह सकते हो, अपनी भाषा में साधारणतः आप इसे क्या कह सकते हैं? नोटबंदी कह सकते हैं। विमुद्रीकरण का तात्पर्य होता है किसी प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर रखना। यानी हमारे देश में किसी मुद्रा का प्रचलन है, कोई मुद्रा चल रहा है जिसका प्रयोग हम अपने वस्तु विनिमय में कर रहे हैं, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में जिस मुद्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं, यदि सरकार उस मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दे तो उस परिस्थिति को कहा जाएगा विमुद्रीकरण यानी डिमोनिटाइजेशन। साधारण तौर पर इसे आप क्या कह सकते हैं? नोटबंदी कह सकते हैं। बताइए, नोटबंदी समझ रहे हो ना? जैसे अभी आपके 8 नवंबर 2016 को डिमोनिटाइजेशन हुआ था, जिसमें पुराना जो 500 रुपए का नोट था उसको बंद कर दिया गया और उसकी जगह नई 500 रुपए के नोट का प्रचलन आरंभ किया गया। साथ ही साथ 1000 रुपए का जो नोट था 8 नवंबर 2016 को उसे बंद कर दिया गया और उसे बंद करने के बाद किस नई मुद्रा का प्रचलन किया गया? तो 2000 रुपए के नोट का प्रचलन किया गया। लेकिन मई 2023 में 2000 रुपए के नोट को भी बंद कर दिया गया और वर्तमान में जो हमारे मुद्रा का सबसे बड़ा अगर कोई नोट है तो कौन सा है? 500 रुपए का नोट है कि नहीं? तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है, क्या होता है बाबू? किसी प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना या समाप्त करना। साधारण भाषा में आप इसी को क्या कह सकते हो बाबू? नोटबंदी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नोटबंदी कह सकते हैं। कोई दिक्कत आपको इतनी बात समझने में? डिमोनिटाइजेशन समझने में कोई समस्या है? चलिए, अब डिमोनिटाइजेशन करने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट विमुद्रीकरण करे या नोटबंदी करती है जो गवर्नमेंट अपने अनुसार? इसका क्या कारण हो सकता है? मन में तो सवाल उठ रहा होगा कि सर गवर्नमेंट डिमोनिटाइजेशन क्यों करती है? आखिर नोटबंदी करने का उसका तात्पर्य क्या होता है? आखिर इस गवर्नमेंट चाहती क्या है जिस वजह से नोटबंदी को प्राथमिकता देती है? तो साधारणतः इसका सबसे पहला बात यह होता है काला धन पे रोक, ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना। गवर्नमेंट ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही डिमोनिटाइजेशन करती है। और कभी कभी आप 2000 रुपए के नोट को ही देख लीजिए कि 2000 रुपए का नोट सबसे बड़ी करेंसी थी हमारे देश की, लेकिन हुआ क्या कि इस करेंसी नोट का अगर आप कहीं मार्केट में चले जाते तो सामान खरीदने तो आपको जल्दी उसका चेंज नहीं मिल पाता था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि नहीं थी? तो बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे व्यक्ति 2000 रुपए के नोट को लेने से कतराते थे कि भाई हम 2000 रुपए का नोट नहीं लेंगे। अगर गलती से भी 2000 रुपए के नोट पर कहीं पर कलम की स्याही लग जाता था या इसके से उस पर कोई लड़का या बच्चा या किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर गलती से भी थोड़ा सा कलम चल जाता था नोट पे, तो लोग उसको भी लेने से कतराते थे। तो कई सारे कारण रहे कि 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर किया गया था। तो आप समझ गए कि किसी प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना या समाप्त करना ही क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। और विमुद्रीकरण को साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं? नोटबंदी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब दूसरी बात समझिएगा। अब आप एक बात समझ रहे हैं बाबू, मुद्रा। अब मुद्रा की बात किया जाए। मुद्रा कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार की मुद्राएं होती है? मैंने आपको सारी बातें बताया है, लेकिन यहां पे आपको पहले समझना है हमारे देश में सिक्का होता है जिसका प्रयोग हम वस्तु विनिमय में करते हैं। नोट होता है कागज का, जिसपे आरबीआई करता है कि मैं धारक को, अगर 10 रुपए का नोट है तो उस पर लिखा है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी उसमें गारंटी लिखा रहता है, गारंटी, मैं धारक को 10 रुपए, या फिर 100 रुपए का नोट है तो लिखा था मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है, चलिए अब दूसरा नोट हो गया। उसके बाद आप देखे होंगे डिजिटल करेंसी आ गया है वर्तमान में। क्या आ गया है? डिजिटल करेंसी, जिसके माध्यम से आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप डिजिटल रूप से अपने वस्तु की कीमत को भुगतान करते हैं और भुगतान करके आप वस्तु को खरीदते हैं और खरीद करके आप जो अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। साथ ही साथ अब बात किया जाए मुद्रा जारीकर्ता की। अब सवाल आ जाए मुद्रा जारीकर्ता की मेरे भाई। तो मुद्रा जारीकर्ता में अगर हम गौर से बात को समझें तो यहां पे दो बातें आपको समझना होगा। सबसे पहला, मुद्रा जारी करने का काम जो करती है वो है भारत सरकार, और दूसरा कौन है मेरे बाबू? आरबीआई।
कौन है? आरबीआई। अब भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक विभाग का एक कंपनी है जिसका नाम है SPMCIL। ये कंपनी क्या करती है? सिक्कों को ढालने का कार्य करती है। और वहीं आरबीआई की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था, आरबीआई की एक सहायक कंपनी है, एक सहायक संस्था है जिसका नाम क्या है बाबू? बताइए। BRBNMPL। ठीक है, आरबीआई के एक संस्था है BRBNMPL, जो कि क्या करता है बाबू? मुद्राओं को या ढालने का, करेंसी नोट जारी करने का काम करता है। और वहीं भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक कंपनी है जिसका नाम है SPMCIL। ये मुद्रा को जारी करने का कार्य करती है। पूरी बात समझ में आया कि मुद्रा को जारी कौन करता है भारत में? तो भारत सरकार और आरबीआई। अब दोनों अलग अलग तरीके से क्या करता है? मुद्रा को जारी करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपको PDF दे दूंगा, आप लोग परेशान मत रहिए, बस आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत सरकार की। भारत सरकार, तो जैसा कि आपने जाना कि जो भारत सरकार है, अभी आपने जाना कि भारत सरकार के अधीन काम करने वाली एक कंपनी है। यानी भारत सरकार जो नोट या मुद्रा का या सिक्कों को एक तरह से ढलाई करने या नोटों को छापने का जो कार्य करती है, आर्थिक मामलों की एक कंपनी है जिसका नाम है SPMCIL। उस कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग चाहे तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, इसमें भारत सरकार में लिख लीजिएगा। देखिएगा, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के वित्त मंत्रालय के अधीन, ऐसे लिखिएगा, आर्थिक, थोड़ा रुकिएगा, ऐसे लिखिएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कंपनी SPMCIL के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है। ठीक है, अब SPMCIL क्या है बाबू, इसके बारे में समझ लेते हैं। SPMCIL, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है कि SPMCIL का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो यस से क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी, क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया। यह SPMIL का पूरा नाम है बाबू, आपको याद रखना। और सवाल अगर पूछा जाए कि SPMCIL की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा, स्थापना जो है, स्थापना पंजीकरण दोनों ही बात आपको याद रखना है कि SPMCIL का पंजीकरण कब हुआ, स्थापना कब हुआ। तो देखिएगा, स्थापना तो इसकी 2006 में हुआ था, 2006 में, लेकिन दो डेट आपको याद रखना है। यहां से एक बात तो आपको याद रखना है कि पंजीकरण कब किया गया, यानी इसका पंजीकरण कब किया गया इस कंपनी का, और दूसरा स्थापना। ठीक है, पंजीकरण जब पूछे तो याद रखिएगा 13 जनवरी 2006 को इस कंपनी का क्या किया गया? पंजीकरण। और 13 फरवरी 2006 को इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ये बात, दोनों ही बातें आपको याद रखना है। ठीक है, जब डेट दे देगा तो हो सकता है आप लोगों के लिए मन में थोड़ा सा डाउट आ जाए कि SPMCIL की स्थापना कब हुआ था। तो 13 जनवरी 2006 पंजीकरण हुआ था इस कंपनी का, और 13 फरवरी 2006 को क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि SPMCIL कैसी कंपनी है? संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? क्योंकि यह संसदीय विधि द्वारा स्थापित है। आप याद रखिएगा, कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है, यानी आप लिख सकते हैं संसदीय विधि द्वारा स्थापित, संसदीय विधि द्वारा स्थापित संस्था। यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है बाबू, याद रखिएगा। SPMCIL का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। इसका जो स्थापना किया गया वो किसके तहत? संसदीय कानून के तहत किया गया है। यानी एक कैसा निकाय है? यह एक सांविधिक निकाय है।
ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। SPMCIL भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभागों के अधीन काम करने वाली एक कंपनी है जिसका काम होता है नोट या मुद्रण का काम करना। यानी हाँ बाबू ठीक है, हट जा रहे हैं यार। चलिए ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ ले तब क्या कहेंगे? नई दिल्ली। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। नई दिल्ली व्यापार भवन जनपथ। नई दिल्ली में कहां? व्यापार भवन, व्यापार भवन जनपथ। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा किसका हेडक्वार्टर कहां पर है। हो गया। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो SPMCIL कंपनी है ये भारत सरकार की, यह भारत सरकार की, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, यह भारत सरकार की नोट मुद्रण, नोट मुद्रण, नोट मुद्रण और क्या मेरे भाई, नोट मुद्रण की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। क्या बाबू? हाँ हाँ, और 1 रुपए का नोट भी, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और सिक्का, जितना भी सिक्का होता है। देखिए जो सिक्के हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के जो आप सिक्के देखते हैं वो सारे सिक्के भारत सरकार के द्वारा ढाले जाते हैं। और कौन जारी करता है? SPMCIL। लेकिन उन सिक्कों को चलन में करने का काम कौन करता है? RBI। गारंटी कौन देता है? RBI देता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बातें समझ में आया है कि नहीं आया पहले बताइए। तो इस नाते आप चाहें तो यहां पे जो आप मुद्रण, नोट शब्द इसको हटा सकते हैं, नोट शब्द को हटा सकते हैं, ढलाई लिख सकते हैं यहां पे, ढलाई या मुद्रण की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। अब सही है, नोट, नोट वहां पे नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक हो गया। चलिए आप लोगों को समझ में आया है? आप समझ रहे हो इसका काम क्या होता है? सिक्कों को ढालना। सिक्के जानते हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के जो सिक्के हैं वह भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के अधीन एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम क्या है? SPMCIL। इसी कंपनी के द्वारा ढाले जाते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए हो गया। अब यहां पे याद रखिएगा बाबू, SPMCIL के प्रमुख, SPMCIL के प्रमुख टकसालें, टकसालें सिक्योरिटी, प्रेस, इन तीनों, इन सारी बातों को हम समझ लेते हैं कि SPMCIL के अंतर्गत कितनी टकसालें हैं। तो सबसे पहले आप टकसाल को समझिएगा। टकसाल जो कि SPMCIL के अधीन काम करती टकसालें। ठीक है, तो इसका एक सीधा सा छोटा सा आसान सा ट्रिक है मेरे शेरों। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है बाबू? देख लीजिएगा। ट्रिक है कल मुहे नोएडा में सिक्के ढाल, नोएडा में सिक्के ढाल। समझ में आया? कल मुहे नोएडा में सिक्के ढाल। अब एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा बाबू। ठीक है, क्या हुआ? नहीं आ रहा क्या समझ में? ठीक है, नोएडा, ठीक है, नोएडा हो गया। ठीक है, चलिए अब हमने तीर भी बना लिया, आप क्रमिक रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा क्या? नोएडा से क्या हो जाएगा? नोएडा। अब नोएडा हो गया, तो नोएडा में जो सिक्के जारी किए जाते हैं उस पर प्रतीक चिन्ह क्या होगा? हाँ, एक ऐसे डॉट बना रहता है, एक ऐसे क्या बना रहता है? डॉट बना रहता है। डॉट, ऐसे गोल आकार का एक डॉट बना रहता है। पहचान है, जब भी आप कोई सिक्का लेते हैं तो उन सिक्कों पर अगर देखेंगे, अगर ऐसे बिंदु के आकार का अगर डॉट बना है तो समझ जाइएगा कि ये सिक्का कहां बना हुआ है? नोएडा। उसके बाद ह से क्या हो जाएगा? हैदराबाद, हैदराबाद। अब हैदराबाद में बने सिक्कों पर क्या होता है? क्या होता है? स्टार होता है।
स्टार। क्या हो गया? ऐसे स्टार बना रहता है। जो भी हैदराबाद में सिक्के जारी होते हैं उन सिक्कों पर क्या बना रहता है? स्टार बना रहता है। मुंह से क्या हो गया? क्या हो गया? मुंबई। अब मुंबई में जो टकसाल है SPMCIL का, यहां से जो सिक्के जारी किए जाते हैं उस पर ऐसे क्या बना रहता है? डायमंड। क्या बना रहता है? कुछ इस आकार का एक आकृति बनी रहती है जिसे आप डायमंड भी कह सकते हैं। ठीक है। अब कलकत्ता में, कलकत्ता 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 पर कोई चिन्ह नहीं रहता बाबू। कलकत्ता वाले में कोई चिन्ह नहीं रहता, याद रखिएगा। ठीक है। जब सवाल पूछा जाए कि कलकत्ता वाले टकसाल में ढलाई किए गए सिक्कों की पहचान क्या है, तो याद रखिएगा जब सिक्कों पर इनमें से कोई चिन्ह ना हो, मतलब वो सिक्के पर किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह ना हो, तो कहां पे जारी हुआ है? कलकत्ता, समझ जाइएगा। यानी कलकत्ता में कोई चिन्ह नहीं रहता बाबू, याद रखिएगा। यहां पे लिख दे रहे हैं वरना आप लोग भूल जाएंगे। कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं रहता है। ठीक है। और याद रखिएगा कलकत्ता वाला जो टकसाल है भारत का सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना टकसाल। सवाल पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना टकसाल कौन सा है, तो याद रखिएगा कलकत्ता। और कलकत्ता में ढलाई किए गए सिक्कों पर कोई चिन्ह नहीं बना रहता। मुंबई वाले की पहचान क्या है? डायमंड। हैदराबाद में स्टार, नोएडा वाले में डॉट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? कल मुहे नोएडा में सिक्के ढाल। समझ में आया कि नहीं आया? आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यहां से अलग अलग भी कर सकते हैं समझने के लिए। कल मुहे, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया नोट आपका? चलिए बढ़िया है। सब नोट हो गया? चलिए अगला। अब SPMCIL की करेंसी नोट प्रेस के देख लेते हैं। ठीक है। SPMCIL की नोट प्रेस कहां पर है इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला नोट प्रेस जो है बाबू वह कौन सा है? करेंसी नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस कहां पर स्थित है? नासिक में। करेंसी नोट प्रेस कहां है? नासिक। और नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज आपको याद रखना है, बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस अगर पूछ ले कि बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है, तो सीधा सीधा जवाब इसका है बाबू देवास। और देवास कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है? बैंक नोट प्रेस है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगर इस सिक्योरिटी पेपर मिल की बात कर लिया जाए, सिक्योरिटी प्रेस की बात किया जाए, तब कहां होगा? ठीक है। सिक्योरिटी प्रेस में दो होगा, एक इंडियन सिक्योरिटी प्रेस होगा और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है। अगला पूछ ले इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस बताइए, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर है? दूसरा आपसे पूछ ले सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। और अंतिम है आपका सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल। आपसे तीनों सवाल आपसे पूछेगा और तीनों का अलग अलग जगह है मेरे भाई। ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या हो जाएगा? नासिक। नासिक। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? हैदराबाद, हैदराबाद। और यहीं पर पूछ ले सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद, होशंगाबाद। चलिए सारी बातें आप समझ गए होंगे। ये सारे ही नोट प्रेस और सिक्योरिटी प्रेस जो है कहां के हैं बाबू? तो ये कहां के हैं? SPMCIL के हैं। ठीक है। चलिए इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? हो गया कि नहीं हो गया बताइए।
क्या हुआ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। चल, हाँ, जैसे जो नोटों के प्रिंट करने में जो पेपर आता है वो ऐसा नहीं है कि जो आम पेपर आप लगा देंगे, ठीक है, वो दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जापान से, जर्मनी से और इंग्लैंड से और कनाडा से। तो अब आपने कहा कि सर महंगा होता है। भाई जो पेपर अगर भारत सरकार अगर किसी दूसरे देश से आयात कर रही है नोट को प्रिंट करने के लिए, तो मान के चलिए कि वह पेपर, अब तो सरकार ने अनुबंध भी कर लिया कि भाई जो नोट के लिए आप हमको पेपर देंगे किसी अन्य देश को नहीं देंगे, आप उस पेपर को नहीं ले सकते आप, ठीक है। वो खास किस्म का एक पेपर होता है जिसका प्रयोग नोट की छपाई में किया जाता है। अब आम पेपर जो आप न्यूज़पेपर वाला इस पर नहीं छाप सकते, ठीक है। अब आप ये भी कहिए कि हमारे आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट नोट डाल करके उसका प्रिंट कर लें तो वो चलन से बाहर रखा जाएगा, उसको मान्य नहीं होगा। क्वालिटी होती है, पेपर क्वालिटी देकर देखा जाता है भाई। नोटों का पेपर क्वालिटी उच्च किस्म का होता है, महंगा तो होगा ही, दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। चलिए अब अगला है बाबू, अगला याद रखिएगा सिक्का। आप सिक्के की बात कर रहे हैं तो सिक्के से कई सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब सिक्कों को बताइए, सिक्कों के लिए अनुमति कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा सिक्कों को ढालने की अनुमति देता है सिक्का एक्ट 2011। एक एक्ट आया गया था 2011 में, सिक्का एक्ट, या सिक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाइन एक्ट 2011 के तहत सिक्कों को ढालने की अनुमति प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब सवाल पूछ लिया जाए, बनाने में प्रयुक्त धातुएं कौन कौन सी हैं, ये भी देख लेते हैं हम। हाँ बहनी, आप कुछ सवाल कर रहे हो, बताओ। सिक्का ढाला जाता था, लेकिन उन सिक्कों को भी आप एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा तो उन सिक्कों, पहले पुराने समय के सिक्कों में और अब के सिक्कों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जब आप छोटे रहे होंगे तो उस समय एक सिक्का ऐसा आता था जिस पे लिखा था 10 पैसा, 20-25 पैसा, बहुत हल्के होते थे, बहुत हल्के होते थे, ऐसा लगता था, हाँ छोटे भी होते थे, ऐसा लगता था कांसे का बना हो, ठीक है, काफी हल्के होते थे। लेकिन आज जो सिक्के बनाए जाते हैं वो मिश्रित प्रणाली पर आधारित होते हैं। एक समय ऐसा आया था कि हमारे देश में सिक्कों की कमी हो गई थी, सिक्कों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। तो सरकार ने क्या किया, जो सिक्के बनाने में जो मेटल्स का प्रयोग करता था, सरकार ने उसको क्या किया, उसकी जगह पर मिश्रित धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब कौन कौन से हैं तो उसे समझ लेते हैं कि सिक्के बनाने में किसका किसका प्रयोग किया जाता है। इसे लिखिएगा, पहला है फेरिक स्टेनलेस स्टील। क्या है? फेरिक स्टेनलेस स्टील, इसका प्रयोग किया जाता है सिक्कों के निर्माण में। दूसरा है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। और तीसरी मेटल्स का नाम बताइए, आप लोग बताएंगे कि तीसरा कौन सा मेटल है जिसका प्रयोग सिक्के बनाने में किया जाता है। क्यूप्रो निकिल, जिसका प्रयोग सिक्के बनाने में किया जाता है बाबू। ये सारी बातें याद रखिएगा, यानी जो वर्तमान में सिक्के बनाए जाते हैं वह फेरिक स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज और क्यूप्रो निकिल का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना होगा। और सिक्कों बनाने की अनुमति कौन देता है? सिक्का एक्ट 2011 प्रदान करता है। एक एक बात आपको जानना है, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में बाबू, कोई समस्या आप सभी को? चलिए, अगर ये पे पूछ लिए सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर है? नासिक में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? हैदराबाद में। बैंक नोट प्रेस कहां पर है? देवास में। बैंक नोट प्रेस कहां है? देवास में है कि नहीं है? करेंसी नोट प्रेस कहां है? नासिक में। भारत का सबसे पुराना टकसाल कौन सा है? कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता। नोएडा में क्या स्थित है? टकसाल स्थित है। मुंबई में टकसाल है, हैदराबाद में टकसाल, यानी 4 जगहों पर भारत की मुद्रा की ढलाई के लिए, सिक्कों की ढलाई के लिए टकसालें स्थित हैं, जिसमें सबसे पुराना टकसाल कौन सा है? कलकत्ता। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था जिसका नाम है SPM-CIL, इसका काम क्या है? सिक्कों के मुद्रण और ढलाई का काम, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, एक बात बताइए, भारत में कितने रुपए तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं? अगर सवाल आपसे पूछ लेता कि भारत में कितने रुपए तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं? 1 रुपए से लेकर के 1000 तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। और इंडियन सिक्का एक्ट के तहत 1 रुपए से लेकर के, कितना बाबू? 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के, कितने बाबू? 1000 रुपए तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। ये भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक बात समझने में
कि 1 रुपए से लेकर के 1000 तक के सिक्कों जारी करने या ढालने का अधिकार कौन सा अधिनियम देता है? तो इंडियन कॉइनिंग एक्ट 2011। चलिए, बात को समझ में आ गया, सिक्कों के बारे में आप समझ गए। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आपको समझना है आरबीआई से। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ की निजी पूंजी के साथ किया गया था। और 1937 तक आरबीआई का मुख्यालय कहां था? कलकत्ता था। और मुंबई 1937 से आरबीआई का हेडक्वार्टर है। ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। इनसे पूर्व कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके तहत आरबीआई की एक सहायक संस्था है। आरबीआई की एक सहायक संस्था है, सहायक संस्था। वैसे मैंने आपको कितनी संस्थाएं पढ़ाया था? 4। आरबीआई की कितनी सहायक संस्थाएं मैंने बताया था आपको? 4 संस्थाएं बताया था। लेकिन यहां पर जो आरबीआई की सहायक संस्था, उसका नाम क्या है? BRBNMPL। ये जो आरबीआई की सहायक संस्था है, इससे आपसे कई सारे सवाल पूछ लेंगे। जैसे सबसे पहला आपसे पूछ लेगा यहां से स्थापना। 2 बातें तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक तो स्थापना और दूसरा हेडक्वार्टर। एक बात आप याद रखिएगा स्थापना, और दूसरा क्या आपको रखना है? इसका मुख्यालय। दोनों ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जब स्थापना की बात होगा तो स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1995 को। 3 फरवरी 1995 ईस्वी को BRBNM की स्थापना किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है बाबू, वो कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कल मैंने आपको बताया भी था, बेंगलुरु में स्थित है बाबू। ठीक है। BRBNMPL का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुआ? 3 फरवरी 1995 ईस्वी का। अब BRBNM का काम क्या है बाबू? कार्य क्या है? यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बताइए, काम क्या है BRBNM का? ठीक है। इसे बैंक नोट, यानी जो नोट है और सिक्के हैं, उसे आपूर्ति करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। यानी जो नोटों की सबसे ज्यादा आपूर्ति करने में सक्षम है, वो यही करती है, BRBNMPL। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण संस्थान, इसका काम क्या होता है? नोट को प्रिंट करके क्या करना? नोटों की मांग को पूरी करना, यानी मुद्रा की आपूर्ति करना। और ये मुद्रा की आपूर्ति करने के मामले में सबसे बड़ी संस्था है, जो कि किसके अधीन काम करती है? आरबीआई के अधीन काम करती है। तो नोट कर लीजिएगा, इसको लिखिएगा। इसे बैंक नोट एवं मुद्रा की, इसे बैंक नोट एवं मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की मांग को पूरी करने हेतु स्थापित किया गया था। चलिए, एक बात और याद रखिएगा, यह नोटों के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है। जो नोट होता है ना, नोट जिसमें आप देखते हैं कि 500 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, जो भी आप देखते हैं, जिसका प्रयोग आप अपनी वस्तुओं को खरीदने में करते हैं या वस्तु विनिमय में करते हैं, तो उन नोटों का जो सबसे बड़े हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा, उसकी पूर्ति कौन करने का काम करता है? BRBNMPL। यानी एक ऐसी संस्था जो नोटों के एक बहुत बड़े हिस्से को आपूर्ति करने का काम करती है। यानी नोट की सबसे ज्यादा छपाई करने का काम कौन सी संस्था करती है? BRBNMPL। और किसके अधीन काम करती है? आरबीआई के अधीन। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई की 4 सहायक संस्थाएं हैं, और उन 4 सहायक संस्थाओं में एक संस्था है BRBNMPL, जिसका काम क्या है? नोटों को प्रिंट करना और नोटों के एक बहुत बड़े हिस्से की आपूर्ति करना। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बताओ संजय, कोई दिक्कत? मनीष जी बताओ, आपको? रितेश, नूरजहां, कोई समस्या आपको? प्रिंस जी, सोनू बताइए। और आप लोगों को भाई, अजय जी, प्रवीण जी, ज्ञानेंद्र जी, और आपको कोई दिक्कत? बहनी आप दोनों को कोई समस्या तो नहीं? सबको समझ में आ गया? पक्का? माँ कसम, विद्या कसम, माँ तारीख के लिए। ठीक है, चलो नोट करते हैं, आगे बढ़े, तब आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब कुछ प्रमुख बातें। अब भारत में विमुद्रीकरण कब कब किया गया है, ये बात देख लेते हैं। ठीक है, विमुद्रीकरण कितनी बार किया गया है बताइए। सवाल पूछ ले, भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार किया गया है, तो कितनी बार किया गया है? 4 बार। 4 बार, शुरू से लेके आजादी से पहले और आजादी के बाद अगर टोटल हम बात करें तो 4 बार हुआ है। कब कब हुआ है? तो सबसे पहले, पहला बार आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व 1 बार किया गया।
अब आजादी से पूर्व कब किया गया था आप मुझे बताइए, मैं आपको ऑप्शन देता हूं 1946, 1948, 1949, 1954। बताइए क्या सही होगा? 12 जनवरी 1946 को, यानी 12 जनवरी, बहुत बढ़िया सोनू, 12 जनवरी 1946 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था बाबू? अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? यानी जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो 12 जनवरी 1946 को भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किया गया था। क्या किया गया था? विमुद्रीकरण किया गया था। और कितने रुपए के नोट को यहां पर प्रचलन से बाहर रखा गया था? बताइए, कितने रुपए के नोट को वर्ष 1946 में अंग्रेजों के द्वारा प्रचलन से बाहर रखा गया था? सवाल है आपको। कितना? तो 1000 व 10,000 रुपए के नोट बंद किए गए। कितना? 1000 रुपए व 10,000 रुपए के नोट को यहां पर बंद किया गया। ठीक है, कब? 1946 में। ये तीनों बात आपको याद रखना है कि जब 1946 ईस्वी में, यानी 12 जनवरी 1946 को अंग्रेजों ने जब नोट को बंद किया था तो उस समय हमारे देश में 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट चल रहे थे और इनको बंद कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या? बाबू, 1954 ईस्वी को अगर देखा जाए, 1954 ईस्वी में पुनः 1000 रुपए, 5,000 रुपए व 10,000 रुपए के नोट प्रारंभ किए गए। ठीक है, यानी 1954 में पुनः नोटों को प्रारंभ कर दिया गया। 1000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट पुनः 1954 में प्रचलन में कर दिए गए। और यही अंग्रेजों ने क्या किया था? बंद किया था। लेकिन 1954 में पुनः ये नोट प्रारंभ हो गए। समझ रहे हैं बात? तो पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था? आजादी से पहले। कब? 12 जनवरी 1946 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, हो गया? नोट हो गया सबका? मैं कह रहा हूं ना, आप लोग परेशान मत होइए यार, पीडीएफ में दूंगा, अपना नोट्स दे दूंगा, अपने हाथों से लिखा हुआ आपको बेहतरीन नोट दूंगा। परेशान मत होइए, बस समझने का प्रयास करिए आप लोग। अच्छा ठीक है, नोट ही कर लीजिए। हाँ, अजुआ दे देंगे यार। चलिए, अच्छा सर नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जैसे है भूल जाते हैं कि आप लोगों को नहीं मिल दे पाते हैं, लेकिन यार मैं आशा मतलब पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार कब किया गया? सेकेंड टाइम कब किया गया? सेकेंड टाइम किया गया बाबू 16 जनवरी, यानी आजादी के बाद पहली बार 16 जनवरी 1978 ईस्वी को। तो याद रखिएगा, आजादी के बाद पहली बार नोटबंदी कब किया गया था बाबू? तो 16 जनवरी 1978 ईस्वी को किया गया था। तो उस समय भारत के पीएम कौन थे? बाबू? मोरारी जी देसाई। मोरारी जी देसाई उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। मोरारी जी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। और सरकार किसकी थी मेरे भाई बहू? तो जनता पार्टी की उस समय सरकार बनी थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मोरारी जी देसाई भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे, यानी सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारी जी देसाई बने थे। ठीक है, और एक बात और इनसे याद रखिएगा कि पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारी जी देसाई। दूसरा आपसे पूछ ले, आरबीआई गवर्नर उस समय कौन थे? आरबीआई गवर्नर आपसे पूछ ले तो आरबीआई गवर्नर का जो नाम है आईजी पटेल। क्या नाम था? आईजी पटेल। आईजी पटेल का पूरा नाम क्या है? इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। क्या नाम है? इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। ठीक है, आईजी पटेल का पूरा नाम क्या है? इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। अगला पूछ ले आपसे कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भाऊ क्या थे बताइए, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? कोई बता सकता है क्या? हीरू भाई एम पटेल। हीरू भाई एम पटेल उस समय भारत के क्या थे? वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे बाबू। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और अगली बात याद रखना है कि नोट बंद किए गए। कौन कौन से नोट बंद किए गए? कौन कौन से नोट प्रचलन बंद किए गए मेरे भाई? तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप याद रखिएगा 1000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। यानी इन नोटों का क्या किया गया था? विमुद्रीकरण किया गया था। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक कोई समझने में दिक्कत?
कि पूछा जाए प्रश्न कि भारत में पहली बार विमुद्रीकरण या नोटबंदी कब किया गया, तो कब किया गया था? 1946। नोट विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? किसी प्रचलित मुद्रा को रोककर या समाप्त करके उसके बदले नई मुद्रा का प्रचलन करना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है। और भारत में आजादी से पहले एक बार किया गया 1946 यानी 12 जनवरी 1946। आजादी के बाद पहली बार कब किया गया? 16 जनवरी 1978 को, जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। ठीक। उसके बाद अगला कब किया गया? नवंबर 2016 की मध्य रात्रि को। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? चलिए, तीसरी बार कब किया गया? थर्ड बार बताइए, तो कब किया गया था? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को कब? मध्य रात्रि, जब हम लोग सोए थे, हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब नोटवा बंद हो गया। मध्य रात्रि में किया गया, किसी को इस बात का जानकारी नहीं था। हाँ बाबू, हाँ हाँ, चालू बाद में किया गया था, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि को क्या किया गया? तीसरी बार भारत में नोटबंदी की गई। अब पूछेगा उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, उस समय पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बाबू। ये सारी बातें आपसे इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नर कौन कौन थे बाबू, उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, ये तीनों बातें याद रखिएगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय भारत के? नरेंद्र मोदी थे भारत के प्रधानमंत्री। और वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। अरुण जेटली उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, वर्तमान में इनका स्वर्गवास हो चुका है बाबू। ठीक है। आरबीआई गवर्नर कौन है? तो आरबीआई गवर्नर उस समय कौन थे बताइए? उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर थे 8 नवंबर 2016 को, जब नोटबंदी किया गया था। अब कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? कौन कौन से? तो याद रखिएगा, सबसे पहले 500 रुपए के, 500 रुपए के पुराने नोट, 500 रुपए के जो पुराना नोट था, इसको क्या किया गया? बंद किया गया। और क्या किया गया था? 1000 रुपए, 1000 रुपए के नोट, इन दोनों को क्या किया गया था? बंद किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब फोर्थ टाइम कब हुआ था बाबू? तो शायद 19 मई को हुआ था, 19 मई 2023 को हुआ था। क्या हुआ? ठीक है, इसमें क्या किया गया था मेरे भाई? पूछ ले कि प्रधानमंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, आपसे पूछ ले आरबीआई गवर्नर कौन थे, ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। तो सारी बातें आप समझिएगा कि प्रधानमंत्री उस समय थे कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 2 बार आपको नोटबंदी देखने को मिला, और एक बार 19 मई 2023 को और एक बार 8 नवंबर 2016 को। ठीक है। वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। याद रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, तो इंदिरा गांधी सही होंगी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, यानी भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ठीक है। आरबीआई गवर्नर कौन थे बाबू? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर थे बाबू, ये भी बात याद रखिएगा। आरबीआई के क्रमिक रूप से 25वें गवर्नर थे। और इसमें क्या किया गया? कौन सा नोट बंद किया गया? कौन सा नोट बंद किया गया? तो 2000 रुपए, 2000 रुपए के नोट बंद है। ठीक है, सारी बातें याद रखिएगा। चलिए, अब एक बात याद रखिएगा, नोट को वापस करने की अंतिम तिथि पूछ लेगा। वापस करने की अंतिम तिथि कब था? अंतिम तिथि कब थी बाबू? ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो कब थी अंतिम तिथि? 30 सितंबर 2023, ये भी याद रखिएगा, 30 सितंबर 2023। ठीक है। और एक पॉइंट, हर एक पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। 30 सितंबर 2023 को नोटों को जमा करने की अंतिम तिथि थी। एक सवाल और पूछ ले कि 2000 रुपए के नोटों का टोटल कैश वैल्यू कितना था? ये आपसे पूछ ले कि टोटल कैश वैल्यू कितना था। पूछ ले अगर टोटल कैश वैल्यू, तो 10.8%। ये भी याद रखिएगा, 10.8% टोटल कैश वैल्यू था उस समय। एक एक बात याद रखिए भाई, किसी को कोई समस्या हो तो सवाल रख सकता है अपना। ठीक है, चलिए।
हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसे भी समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा कि भारत में करेंसी नोट छापने का एकमात्र अधिकार जो है भारत सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन के अंतर्गत आरबीआई के पास है। ये बात याद रखिएगा कि भारत में नोट छापने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के स्वामित्व एवं प्रबंधन के अंतर्गत आरबीआई के पास है। कोई सवाल करेगा कि भारत में नोट छापने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, तो आप आरबीआई कहेंगे। तो आरबीआई किसके प्रबंधन के अधीन काम करता है, तो भारत सरकार के प्रबंधन के अधीन काम करता है। अब दूसरा सवाल आपसे पूछ लेगा, दूसरा सवाल आपसे पूछ ले कि आरबीआई की जब स्थापना हुआ था तो आरबीआई ने कितने रुपए का नोट जारी किया। सबसे पहले यह सवाल आपसे कर सकता है कि आरबीआई जब की स्थापना जब हुआ था तो आरबीआई ने कितने रुपए का नोट सबसे पहले जारी किया था, बताइए। तो याद रखिएगा 5 रुपए आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए के नोट जारी किए। 5 रुपए के नोट क्या किया, जारी किया था। ठीक है। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात आरबीआई ने 1949 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, 1949 ईस्वी में 1 रुपए का नोट जारी किया था। कितने, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट जारी किया। ये बात याद रखिएगा, दोनों ही बातें कि जब आरबीआई की स्थापना हुआ तो स्थापना के बाद आरबीआई ने जो सबसे पहला नोट जारी किया था वो कितने रुपए का था, 5 रुपए का नोट था। और आजादी के बाद जब भारत आजाद हो गया तो आरबीआई ने कितने रुपए का नोट जारी किया, 1 रुपए का नोट जारी किया था। एक एक बात आप महत्वपूर्ण है, एक एक बात को आप समझ करके ध्यानपूर्वक लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब अगली बात याद रखिएगा, 1935 से लेकर के 1937 ईस्वी तक, 1935 से लेकर के 1937 ईस्वी तक आरबीआई पर किसका चित्र था मेरे भाई, एक मिनट जाएगा, ये 1938 है। 1935 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट जारी किए गए। ठीक है, यानी 1935 से लेकर के 1938 ईस्वी तक जॉर्ज पंचम के, और 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक जॉर्ज खस्टम के। जॉर्ज खस्टम कौन थे, इंग्लैंड के सम्राट, चित्र वाले नोट जारी किए गए। सारी बातें आप समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हुआ क्या कि 1947 से लेकर के 1996 ईस्वी तक नोटों पर अशोक स्तंभ का, यानी अशोक स्तंभ वाले नोट जारी किए गए, अशोक स्तंभ वाले नोट जारी किए गए बाबू। उसके बाद हुआ क्या, 1996 ईस्वी से लेकर के अब तक महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट जारी किए गए हैं, महात्मा गांधी। सारी बातें याद रखिएगा। और अगली बात याद रखिएगा मेरे भाई, 1987 ईस्वी में पहली बार, यानी ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार क्या किया गया, महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट जारी किए गए थे। महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट जारी किए गए। चलिए अब सवाल पूछ ले कि कितने रुपए के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया था बाबू, तो 500 रुपए के नोट पर। कितने रुपए के नोट पर किया गया था, तो 500 रुपए के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी का चित्र देखने को मिला था बाबू। तो यहां लिख सकते हैं कोष्टक में 500 रुपए, कितने, 500 रुपए के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी का चित्र बना था। और कब जारी किया गया था, तो 1987 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब याद रखिएगा, जब सवाल पूछे कि आरबीआई ने स्थापना के बाद सबसे पहले कितने रुपए का नोट जारी किया, तो 5 रुपए का। स्वतंत्रता के बाद कितने रुपए का नोट जारी किया आरबीआई ने, 1 रुपए का नोट जारी किया था। अब सवाल यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारत में महात्मा गांधी के संस्करण वाले नोट कब से जारी प्रारंभ हुए, तो 1996 से लेकर के अब तक। पहली बार कब महात्मा गांधी के चित्र को नोटों पर अंकित किया गया, तो 1987 ईस्वी में। कितने रुपए के नोट पर, तो 500 रुपए के नोट पर। सारी बातें मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां पे जगह है, यहां पर भी लिख लीजिएगा। 2005 में नोटों पर छपाई वर्ष लिखना प्रारंभ हुआ बाबू। याद रखिएगा कि 2005 में नोटों पर उनके कब नोट को प्रिंट किया गया है, वो लिखने का वर्ष प्रारंभ हुआ था 2005 ईस्वी में। चलिए ठीक है, हट जा रहे हैं, अब नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, सबका नोट हो गया, जो छूटा रहेगा पीडीएफ में कर लीजिएगा। चलिए अब एक बात याद रखिएगा, सबसे पहली बात 1957 ईस्वी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है मेरे भाई। भारत ने क्या किया, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया।
कौन सी प्रणाली? दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि दशमलव मुद्रा प्रणाली क्या है, दशमलव मुद्रा प्रणाली क्या है, आपके मन में यही चल रहा है बाबू। तो इस बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए 1957 से पूर्व, 1957 से पूर्व जो भारत का 1 रुपया होता था, 1 रुपये, जो भारत का 1 रुपया होता था वह कितने 16 आनों में विभाजित था। कितने आनों में? 16 आनों में विभाजित था। यानी 1 रुपया बराबर कितना? 16 आना होता था। लेकिन हुआ क्या कि 1957 के बाद जैसे भारत सरकार ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपना लिया, 1957 के बाद से, 1957 के बाद से जब भारत सरकार ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपना लिया तो 1 रुपए में 1 रुपया बराबर कितने हो गए? 100 पैसे। 1 रुपया बराबर कितने पैसे हो गए? 100 पैसे। और आज तक यही प्रणाली प्रचलित है हमारे देश में। ठीक है, चलिए इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी बातें। कभी भूलिएगा मत कि भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया था, तो 1957 ईस्वी में। एक बात और, राष्ट्रीय पंचांग जो भारत का सख्त संवत है, राष्ट्रीय पंचांग, उसे भी 1957 में ही राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। ये बातें भी आपको याद रखना है। चलिए नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। एक छोटा सा टॉपिक है अवमूल्यन का। अवमूल्यन भी इसे कर लेते हैं। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? डीवैल्यूएशन। क्या होता है? डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन इसको कहते हैं, डीवैल्यूएशन। समझ रहे नहीं? यानी डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में, किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेश की मुद्रा का मूल्यमान कम करना। यानी जैसे मान लीजिए अमेरिका का डॉलर है, भारत का रुपया है, और भारत सरकार ने अमेरिका के डॉलर के मुकाबले यदि अपने भारतीय रुपए के मूल्य को कम कर दिया तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? अवमूल्यन कहा जाएगा। अब का मतलब होता है कम। अगर आप गौर से देखेंगे तो अब धन मूल्यन, यही तो अर्थ होगा इसका, संधि विच्छेद करेंगे तो। अब दोनों को अलग कर देंगे तो अव का मतलब होता है कम। अव का मतलब क्या होता है? कम। मूल्यन का मतलब होता है मूल्य, यानी कम मूल्य करना। ठीक, इसका मतलब हो गया किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में, किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में, मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मान, स्वदेशी मुद्रा का मान कम करना, कम करना क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। दूसरी बात आपसे पूछ ले कि अवमूल्यन करने का उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है बाबू? निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को कम करना और निर्यात को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को कम करना। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए ना कि जब भारत आजाद हुआ था तो लगभग अमेरिका का डॉलर और भारतीय रुपया लगभग एक दूसरे के बराबर ही थे। लेकिन भारत की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, तो भारतीय वस्तुओं का क्या हो? निर्यात हो अधिक से अधिक मात्रा में, और हम विदेशी वस्तुओं का कम आया अपने देश में मंगाएं। देखिए, किसी दूसरे देश से वस्तु को मंगाना आयात कहलाता है, और जब हम अपने देश की वस्तु को अमेरिका या दूसरे देशों में बेचेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? निर्यात कहा जाता है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। और यह भारत में कितनी बार हुआ? अभी तक 3 बार हुआ है। 3 बार भारत ने अपने मुद्रा का मान घटाया है बाबू, 3 बार। कब कब? पहली बार 1949 में भारतीय रुपए का मान घटाया गया था, उसके बाद 1966 में भारतीय रुपए का मान घटाया गया, और तीसरी बार 1951 ईस्वी में भारतीय रुपए का मान घटाया गया था। और याद रखिएगा 1951 में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति को लगाया था बाबू, नई आर्थिक नीति को लागू किया था, नई आर्थिक नीति को अपनाया था भारत सरकार ने। ठीक है, और इसके तहत भारत में नई नई कंपनियों को क्या किया गया? आगमन के लिए प्रोत्साहित किया गया, और अपने अब भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बहुत सारी विदेशी बैंक भी भारत में आए जो भारत में अपनी शाखाओं को खोले। ठीक है, रोजगार में वृद्धि हुई। इन सारे कामों को नई आर्थिक नीति के तहत किया गया था 1991 में। ठीक है, ये बातें आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे एक बात समझ लीजिएगा, अगर मैं कहूं कि अभी मान लीजिए अमेरिका में अगर आप अपने भारतीय रुपए को लेकर जाएंगे, लगभग कितना होगा? 78 रुपए। ये अमेरिका का $1 भारत के 78 रुपए के बराबर है। तो यह घटता बढ़ता रहता है। कभी जब डॉलर स्ट्रांग होगा रुपए के मुकाबले तो डॉलर की कीमत रुपए में बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपको $1 लेना है तो 78 से 80 रुपए आपको एक $1 लेने के लिए देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात की नहीं? पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। चलिए, अवमूल्यन समझ गए? कोई दिक्कत किसी को?
चलिए, अवमूल्यन को समझ पा रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है किसी के मन में? बाबू कोई समस्या है अवमूल्यन का मतलब? जैसे भारत में क्या है, रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर, फ्रांस में यूरो चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है। अब मान लीजिए कि भारत इंग्लैंड को कोई वस्तु बेचना चाहता है और भारत में किसी वस्तु की कीमत क्या है, मान लीजिए, मैं सीधी सीधी एक बात कह रहा हूं, मान लीजिए गेहूं ही है और गेहूं भारत में मान लीजिए कितना 2500 रुपया कुंटल है, 2500 रुपये क्या है, कुंटल है। और मान लीजिए आपकी यदि इंग्लैंड भारत में गेहूं यदि खरीदेगा, 1 पाउंड बराबर, आपको मानिए कि 1 पाउंड बराबर यदि 90 रुपए है, 1 पाउंड बराबर यदि 90 रुपए है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इंग्लैंड वाले के मन में यह हो कि गेहूं उसको महंगा लगे भारत में, कि भाई हमको गेहूं महंगे दामों पर दे रहे हैं, और गेहूं इंग्लैंड वाला खरीदने का इच्छुक तो है लेकिन महंगा सोच करके नहीं खरीद रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत क्या करेगा, कम रेट कर देगा, अवमूल्यन कर देगा, यानी अपने रुपए का मान घटाएगा, गेहूं का रेट नहीं घटाएगा, रुपए का रेट घटाएगा। तो रुपए का रेट जब घटेगा किसके मुकाबले, पाउंड के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है, जहां एक, मान लीजिए कि जहां 1 पाउंड बराबर 90 रुपए होता था, अब वही 1 पाउंड बराबर 110 रुपए हो गया। तो बताइए, इससे अब इंग्लैंड को कम रुपए देना पड़ेगा, कम धनराशि देनी पड़ेगी, और भारत से अधिक मात्रा में गेहूं खरीदेगा। तो यानी निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही मुद्रा का मान घटाया जाता है, और मुद्रा का मान कम करना ही अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन, यानी अवमूल्यन। ठीक है, और कितनी बार किया गया भारत में, 3 बार, 1949, 1966 और 1991 में, तीनों बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब लास्ट बात आपको समझना है कि नोटों पर हस्ताक्षर, नोटों पर हस्ताक्षर आपको समझना है। नोटों पर हस्ताक्षर क्या होता है, किसका होता है? तो अगर सवाल हो 1 रुपए की नोट, 1 रुपए के नोट अगर होगा, तो यहां कह दिया जाए कि 1 रुपए से अधिक, 1 रुपए से अधिक का जो नोट होगा, 1 रुपए से अधिक के नोट जो होंगे, उन पर हस्ताक्षर किसका होगा? जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है बाबू। और 1 रुपए से अधिक धनराशि, यानी 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की धनराशि, वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी मुद्रा 500 रुपए, तो हम 500 रुपए लेंगे। अगर 2000 रहता तो हम 2 रुपए से लेकर 2000 तक कहते। ठीक है, किसका हस्ताक्षर होगा? आरबीआई गवर्नर का, आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये बात आप समझ गए, समझे कि नहीं समझे कि आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर 1 रुपए से अधिक के नोट पर होता है, और 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होगा? तो वित्त सचिव का सिग्नेचर होगा। चलिए, अगला पॉइंट आपसे पूछ ले, नोट पर कुल भाषा, नोट पर कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं? कुल भाषा। अगला पूछ ले, नोट के पैनल पर भाषा, नोट के पैनल पर कुल कितनी भाषाएं हैं? ये सवाल आपसे पूछ ले। चलिए, अगर पूछेगा कि नोटों पर कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहिएगा 17, और नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं हैं। ये बात याद रखिएगा, बनी 20 नहीं है। ठीक है, 20 नहीं है। आपके मन में जो चल रहा था, आप बताओ, आप बताए हो, चलो कोई बात नहीं, सुन लो, जो नोटों पर कुल भाषा है वो टोटल है 17, और नोटों के पैनल पर कितनी भाषा है? 15 भाषा। ठीक है, पूरी बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? बताइए। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या है? भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए मुझे। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यही भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह है, और भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह अपनाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश है। इसका जो डिजाइन है, जो डिजाइन बनाया गया था, डिजाइन किसने बनाया था मेरे बाबू? डी उदय कुमार, डी उदय कुमार, आईआईटी बॉम्बे के छात्र डी उदय कुमार के द्वारा भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन बनाया गया था। और इसे स्वीकार कब किया गया? ये सवाल आपसे पूछ लेगा। स्वीकार कब किया गया भारत सरकार द्वारा? बताइए कब स्वीकार किया गया? भारतीय रुपए के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? जुलाई 2010 में स्वीकार किया गया था। जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया था इस प्रतीक चिन्ह को भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह के रूप में। तो आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे। आज का क्लास अच्छा लगा आप लोगों को कि नहीं? अच्छा लगा ना? मजा आया? तो ऐसे ही आनंद आएगा जब आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो एक एक बात है, अगर कोई मन में डाउट हो तो भाई पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास यहीं को बंद करते हैं। धन्यवाद।